हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। किरण प्रकाशिकी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म। उसके अंतर्गत आपको हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, प्रिज्म की परिभाषा बताएंगे, क्या प्रिज्म होता है, किस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, चित्र के माध्यम से बताएंगे और प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक भी आपको निकाल करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे तो ये आपको टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th में भी था और 12th में भी है और आगे भी अदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसको सीरियसली समझो, ध्येय बना के चलो। आप के अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए सीखने की। ठीक है, आप सीखो यहाँ पर, ना कि रटो। ठीक है, सिखाने का वादा किया है, सिखा देंगे पूरा चैप्टर अच्छे से और आप सीख जाएं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, सीधे ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे आपको हम प्रिज्म के बारे में पहले छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, देखो प्रिज्म, अगर प्रिज्म की देखा तो होगा बना हुआ। प्रिज्म किताब में आपने कुछ इस प्रकार से देखा है, इस प्रकार से। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। यहां ये प्रिज्म कोण ए होता है, ये इसके कोई से परिणाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये पृष्ठ हैं, ये प्रिज्म के दो पृष्ठ हैं। कैसे हैं? समतल हैं, समतल पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ हैं और इन पृष्ठों का नाम होता है अपवर्तक, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, इन पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो कोण होता है, ये अपवर्तक पृष्ठों के बीच का ये जो कोण है, ये कहलाता है अपवर्तक कोण। और इसी कोण को हम प्रिज्म कोण के नाम से भी जानते हैं। अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म की परिभाषा क्या हुई? प्रिज्म की परिभाषा बहुत आसान है। क्या? किसी कोण पर क्या किन्हीं दो समतल पृष्ठों द्वारा, किसी कोण पर किन्हीं दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ ये जो समांग पारदर्शी माध्यम है। ठीक, ये जो माध्यम घिर गया ये प्रिज्म कहलाता है। किसी कोण पर दो पृष्ठों द्वारा, समतल दो पृष्ठ, कैसे? समतल पृष्ठों द्वारा घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत आसान है, यहां पर लिख देते हैं। क्या? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा, समतल पृष्ठों द्वारा घिरी संरचना को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, बहुत आसान सी परिभाषा है। क्या? ये दो समतल पृष्ठ हैं, किसी एक कोण पर झुके हुए हैं और इनसे जो घिर गया है माध्यम, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ठीक, घिरी संरचना यहां पर लिख दो लोग, घिरा समांग पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम, ठीक है, अच्छा रहेगा थोड़ा। समांग पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों द्वारा झुके से घिरे हुए जो समांग, ये घिरा हुआ जो समांग पारदर्शी माध्यम है, ये कहलाता है प्रिज्म। ठीक है, छोटी सी परिभाषा, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। और ये पृष्ठ क्या कहलाते हैं? ये पृष्ठ
अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, पृष्ठ क्या कहलाते हैं? ये जो पृष्ठ होते हैं उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो बना कोण होता है उसे अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी कि अपवर्तक पृष्ठों को जिस कोण पर मिलाकर के प्रिज्म बना होता है वही है आपका प्रिज्म कोण। फिर उसके बाद अपवर्तक चित्र में देखो, चित्र में अपवर्तक पृष्ठ क्या है? चित्र में ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है बीसी, सॉरी एसी, एसी अपवर्तक पृष्ठ है। प्रिज्म कोण क्या है? ए है। ए क्या है? प्रिज्म कोण अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना हुआ कोण अपवर्तक कोण कहलाता है, और इसे ही प्रिज्म कोण कहते हैं, और प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी प्रिज्म की साधारण सी परिभाषा। ठीक है, इसके बाद प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है? अपवर्तन घटना होती किस प्रकार से प्रिज्म में, ये देखो। क्या? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये तो आपको छोटी सी जानकारी दी प्रिज्म में कौन सी चीजें होती हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से करता है। देखो, पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं और फिर उसमें देखो अपवर्तन को। ठीक है, ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म है ए बी सी, ये एक प्रिज्म है। इससे प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है। ठीक, क्या होता है जब कोई सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, जब कोई सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, ये ऐसे आपतित होगी। ठीक, ऐसे। तो इसको अगर ये प्रिज्म ना होता तो किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, ये सीधे चला जाना चाहिए था। ठीक, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये प्रिज्म पर किरण आपतित हो रही है। ठीक, ये PQ जो किरण है वो प्रिज्म के पृष्ठ AB के Q बिंदु पर आपतित हो रही है। अब अपवर्तन का नियम क्या कहता है? अपवर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब क्या है, बाहर है तो विरल होगा, प्रिज्म तो सघन माध्यम होगा, तो अभिलंब कहां पर होता है? अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब यहां पर बनाना है, एग्जैक्ट यहां पर अभिलंब बनेगा। ठीक है, यहां पर इसी Q पॉइंट पर 90 अंश का कोण जो होगा वो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया एक अभिलंब। ठीक, ये MN अभिलंब खींच दिया ये। अब किरण को जाना चाहिए था ऐसे, ये क्या करेगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये ऐसे हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी। उसके बाद कहां पहुंचेगी? ये प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी। ठीक, दूसरे पृष्ठ मतलब एसी पृष्ठ पर पहुंचेगी। कहां? आर बिंदु पर, एसी के आर बिंदु पर आपतित हो जाएगी। अब यहां से क्या होगा? ये किरण फिर से बाहर जाएगी। अब कहां जाएगी? प्रिज्म के बाहर जाएगी, और जब प्रिज्म के बाहर किरण जाएगी तो फिर से अपवर्तन का नियम लग जाएगा। क्या? जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यह अपवर्तन का नियम है। तो इस बिंदु पर भी हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। ठीक, इस बिंदु पर अभिलंब देखो, यहां पर भी हमें 90 अंश का कोण बना देना है, 90 अंश का कोण बना दिए। ये हो गया, इस बिंदु पर भी हमारा अभिलंब। क्या? OP, सॉरी इसको एन ही रहने दो, दोनों बिंदु को हम एन ही ले लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये Mn, ये On। ठीक, उसके बाद अब ये किरण तो जानी चाहिए थी ऐसे, किरण को जाना चाहिए था ऐसे अगर ये प्रिज्म के अंदर चल रही थी। ठीक, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगी और दूर हटेगी तो ये ऐसे दूर हट जाएगी। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया इसका अपवर्तन। मतलब किरण जा रही थी ऐसे और ये हो गई ऐसे। ठीक, अब इसको देखो, इसमें एक चीज को समझना जरूरी है। क्या? अगर ये आने वाली जो किरण थी, आपतित किरण, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को, ये जो लास्ट में किरण निकली है प्रिज्म के बाहर, इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया जाए तो इन दोनों के बीच में एक हमें कोण पता चलता है कि ये किरण यहां जा रही थी ऐसे और इतना ये विचलित हो गई, किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो इस कोण को हम विचलन कोण का नाम देते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, ये हुआ विचलन कोण। देखो, अब इसकी थ्योरी को समझो, इसको रब करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा, नहीं तो रिवर्स में जाकर के स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को समझो। ओके, क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, ये क्या थी? श्वेत प्रकाश किरण। ठीक, कहां पर आपतित होती? प्रिज्म के पृष्ठ AB पर। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे और समझना, उसको हम यहां पर नोट भी कर देंगे। ठीक, क्या? जब कोई श्वेत प्रकाश किरण कहां पर? प्रिज्म के पृष्ठ, प्रिज्म के पृष्ठ, कौन से पृष्ठ? AB, AB के किस बिंदु पर? Q बिंदु पर, Q बिंदु पर आपतित होती है। ठीक, Q बिंदु पर आपतित होती है। और Mn क्या है? Mn जो है, Mn बिंदु Q पर अभिलंब है। Mn क्या है? अभिलंब है। कहां पर? Q बिंदु पर। इसके बाद क्या हुआ? अपवर्तन के नियमानुसार जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। या जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक, अभिलंब की ओर झुकता है तथा अपवर्तित किरण। ठीक, अब यहां पर ये आपतित हुई थी। PQ क्या? जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, ठीक, प्रिज्म के पृष्ठ AB के Q बिंदु पर आपतित होती है। ठीक, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण का चाहो तो नाम भी दे दो, PQ हमने यहां पर लिया है तो PQ। ठीक, प्रिज्म के पृष्ठ AB के Q बिंदु पर आपतित होती है, Mn Q बिंदु पर अभिलंब है। तो अब जब प्रकाश किरण क्या है? अपवर्तन करने, क्या? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब जब यहां पर अपवर्तन हुआ तो ये किरण क्या हुई? अपवर्तित हो गई। ये किरण क्या हो गई? अपवर्तित किरण। और क्यों? कौन सी? QR। ठीक, की ओर झुकता है
क्यू आर अपवर्तित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण प्रिज्म के पृष्ठ अब यह अपवर्तित होकर कहा गया प्रिज्म के कौन से पृष्ठ, एसी पर। प्रिज्म के पृष्ठ एसी के कौन से, आर बिंदु पर, एसी के आर बिंदु पर आपतित होती है। ठीक, अब यहां पर ये अपवर्तित होकर के यहां पर हुई आपतित। अब यहां पर क्या है, ओ एन, ओ एन बिंदु आर पर अभिलंब है, ओ एन बिंदु आर पर क्या है, अभिलंब है। ठीक, साधारण सी बात हो गई। अब उसके बाद फिर से वही नियम आ जाएगा अपवर्तन का। यहां पर नियम लगेगा क्या, कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, ये आर एस। ठीक, क्या, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती हुई कहां चली जाती है, आर एस पर चली जाती है। ठीक, आर एस मार्ग पर निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है या चली जाती है। ठीक, तो ये थी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट, ये पता चला कि विचलन कितना हुआ। आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था ऐसे, और ये जो विचलन हुआ ये इसी को कहते हैं विचलन कोण, डेल्टा। ठीक है, इसी को कहते हैं विचलन कोण। ठीक, तो यहां से विचलन कोण की पी परिभाषा याद रखोगे, विचलन कोण। ठीक, विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, ये बात याद रखना। क्या, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर आपतित किरण को क्या किया, ये आपतित किरण थी, इसको आगे बढ़ाया, और ये निर्गत किरण थी, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक, जो कोण प्राप्त होता है विचलन कोण कहलाता है। साधारण सी परिभाषा थी। ठीक, यह हुआ आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और विचलन कोण। अब इसके बाद देखो, ये आपतन कोण है आई, ये आपतन कोण होता है आई, और ये विचलन कोण होता है आर। ठीक, इसके बीच में ग्राफ होता है कि जो आपतन कोण आई और डेल्टा एम मतलब विचलन कोण जो है, इसके बीच में ग्राफ खींचना भी होता है। ठीक, ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे उसको भी अभी हम आपको यहीं पर बता देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा, और फिर बताते हैं डेल्टा आई और आर, डेल्टा आई और
ग्राफ। देखो ठीक है, इसका ग्राफ होता है, यहां पर बना देते हैं। ये आपका मूल बिंदु, ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस होता है। ये जो एक्स एक्सेस था इस पे लिया अपवर्तन कोण, ठीक, अपवर्तन कोण आई एक्स एक्सेस पर लिया, और विचलन कोण जो था वो वाई एक्सेस पर लिया, विचलन कोण डेल्टा, ये वाई अक्ष पर लेते हैं। ठीक, अब जो विचलन कोण होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक, विचलन कोण जो होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये आपका ग्राफ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्या होता है जब हम आपतन कोण का मान, आपतन, ये विचलन कोण है, यहां पर ये आपतन कोण है। ठीक, क्या किया हमने, आपतन कोण का मान बढ़ाया, विचलन कोण का मान ये हुआ, ये हमने आपतन लिया तो विचलन कोण कहां गया, विचलन कोण यहां आ गया। मतलब आप पहले क्या होता है, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होता है। पहले आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम हो जाता है, और एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान, एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, और उसके बाद जैसे आपतन कोण बढ़ता है वैसे ही विचलन कोण भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, और ये ग्राफ जो होता है एक, ये किसी एक ही प्रयोग के लिए बनाया जाता है, अगले प्रयोग के लिए अगला ग्राफ। ठीक, ये है आपका अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, ये आई और ये डेल्टा एम। ठीक, क्या आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पहले घटता है, और एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान मिनिमम हो जाता है, और उसके पश्चात आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। तो ये था आपका डेल्टा एम और आई के बीच में ग्राफ। ठीक, अब इसके बाद है, आपको बताएंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र किस प्रकार से डेरिवेट किया जाता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र देखो बहुत ही आसान है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सिद्ध करना, बस आते थोड़ी बहुत आपको मैथ आनी चाहिए। चित्र आपका यही रहेगा, चित्र आपका यही रहेगा, और इसी चित्र के माध्यम से बताएंगे आपको क्या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक देखो, ये आपतन कोण आई हुआ तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा, और ये कोण भी आपका आर हो जाएगा, और ये आपका फिर से आई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश 2-3 माध्यमों से गुजरता है, पहला और अंतिम माध्यम एक होता है, तो पहला और अंतिम क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में I1 R1 लिख लो और इसको I2 R2 लिख दो। ठीक, ये आपका चित्र बन गया। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, T नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, देखो अब इसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए 4 चरण होंगे। 3 चरण में हम मैथ का यूज किया, चौथे चरण में स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप लगाओगे त्रिभुज,
त्रिभुज ये वाला ऊपर वाला टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में क्या डेल्टा एम जो है, डेल्टा जो है, जो डेल्टा है वो क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, तो इसका मतलब जो बहिष्कोण होता है डेल्टा वो बराबर होगा उसके सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर, मतलब इसके और इसके योग के बराबर। तो ये कोण क्या पढ़ा जाएगा, टी क्यू आर। तो डेल्टा जो बराबर होगा कोण टी क्यू आर प्लस इसका ये क्या पढ़ा जाएगा, टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू की। ठीक, अब इसके बाद देखो जो डेल्टा है बराबर, अब हमारा इसका काम खत्म हुआ। देखो अब ये कोण तो हमें पता नहीं है कि कितने कितने होंगे, तो हमने क्या किया, पहले ये इतना पूरा कोण लिखा। पूरा कोण कितना, टी क्यू एम, इसकी जगह पर कोण टी क्यू एम लिखा। अच्छा ज्यादा कितना लिख लिया, हमने ज्यादा लिख लिया इतना, ये इतना ज्यादा लिख लिया, हमें लिखना चाहिए था इतना और लिख लिया इतना, मतलब ये इतना ज्यादा लिख लिया, कितना R1 ज्यादा लिख लिया तो माइनस R1, जो ज्यादा लिख लिया उसको घटा दिया, प्लस अब इसकी जगह पर टी आर क्यों, ये टी आर क्यों हमें इतना लिखना है, तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये पूरा लिखा। पूरा कितना, टी आर एन लिखा, टी आर एन फिक्स, और यहां पर भी एन होगा, क्या लिखा, कोण टी आर एन लिखा। अब वही बात फिर से, ज्यादा कितना लिख लिया, इतना ज्यादा लिख लिया, लिखना था इतना लिख लिया इतना, तो ये जो ज्यादा लिख लिया R2 इसको कर दिया माइनस, माइनस R2। अब इसके बाद देखो जो डेल्टा है बराबर, ये कोण टी क्यू एन क्या है, कोण टी क्यू एन, देखो ये एक संरचना, देखो ये संरचना ये होती है शीर्षाभिमुख, ये कोण क्या होते हैं, जो ये कोण होगा वो ये कोण होगा, मतलब ये एक ये ऐसे जा रहा है, एक ये ऐसे जा रहा है, ये आई है तो टोटल कितना होगा आई, ये I1 तो टोटल होगा I1, तो यहां पर रख दिया I1 माइनस R1 प्लस, ऐसे आगे देखो इसकी जगह पर ये टोटल I2, तो ये भी टोटल कितना होगा, ये टोटल भी होगा I2। ठीक, तो ये लिख दिया I2, ठीक, माइनस R2 लिखा था। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या डेल्टा बराबर, देखो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक, माइनस R1 माइनस R2, तो माइनस कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 कर लो, हो गया माइनस R1 माइनस R2। इसको क्या किया, इसी को बना दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ये पहला स्टेप यहां से समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लेंगे दूसरा एक चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज लेंगे वो भी देखो, दूसरा स्टेप क्या है, एक चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज ए क्यू एन आर, ये ए क्यू एन आर, चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कोण, कौन सा कोण, ये ए, क्या पढ़ेंगे इसको, क्यू ए आर, कोण क्यू ए आर प्लस दूसरा कोण क्या है, ये ए क्यू एन, कोण ए क्यू एन प्लस तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण ये क्यू एन आर, कोण क्यू एन आर प्लस चौथा कोण कौन सा है, ये चौथा कोण है एन आर ए, कोण एन आर ए। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है,
360 अंश। ठीक, 360 अंश। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो ये कोण हैं इनकी माप, इनको हम यहां पर मिटा देते हैं, नहीं तो ज्यादा घिचपिच हो जाएगा, समझना। ये था अभिलंब, ये था अभिलंब, तो ये कोण कितना हुआ, ये कोण हुआ 90। ठीक, ऐसे ही इधर भी ये था अभिलंब, तो ये कोण कितना हुआ 90। तो ये दो कोण तो 90 हो गए। वो कोण क्या है, ए है, तो ये तो ए हो गया, प्लस ये 90 हो गया, प्लस ये भी 90 हो गया, हो जाए, नहीं सॉरी, ये आपका क्या एन है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। कोण क्यू एन आर प्लस, तो कितना हो गया 90 हो गया, बराबर 360। अब देखो ये ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर 180। बोलो कैसे, क्योंकि 90 90 180 उधर जाएंगे, 360 से 180 माइनस कर देंगे, बचेगा 180। ठीक, ये हो गई समीकरण नंबर अगली 2। उसके बाद अगला त्रिभुज क्या उठाएंगे, नंबर 3 पॉइंट होगा हमारा त्रिभुज, एक और, किसमें भी एक और त्रिभुज है अंदर, कौन सा, क्यू एन आर, त्रिभुज क्यू एन आर। ठीक, तो त्रिभुज क्यू एन आर में क्या हो जाएगा, तो ये वाला त्रिभुज, ये क्या, कौन सा, क्यू एन आर, सॉरी कोण क्यू एन आर प्लस कोण, अगला ये कौन सा पढ़ा जाएगा, एन आर टी, सॉरी एन आर क्यू, एन आर क्यू प्लस अगला कोण कौन सा, ये क्या पढ़ेंगे, आर क्यू एन, कोण आर क्यू एन। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग भी कितना होता है, 180। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, जो ये कोण है एन आर क्यू, ठीक, एन आर क्यू, ये तो ऐसे रहा, कोण क्यू एन आर प्लस ये कोण क्या है, एन आर क्यू, एन आर क्यू क्या है, R2 है, तो यहां पर R2 लिख लें, प्लस ये कोण क्या है, ये कोण है R1 है, R1 लिख लिया, बराबर 180। अब देखो यहां से कोण क्यू एन आर बराबर 180, ये इधर आएगा -R1, ये इधर आएगा -R1 और ये भी इधर आएगा -R2, तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो, +R1 प्लस R2। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि ये जो कोण क्यू एन आर है, कोण क्यू एन आर है, इसकी जगह पर अगर हम यहां से लेकर के आए, देखो इस चीज को यहां पर ऊपर कर देते, ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर 180। ठीक, ये बात ऊपर लिख दी, यहीं पर देख लो, देखो कोण क्यू एन आर बराबर 180 और ये -a, 180 -a, इसको बनाओ समीकरण सेकेंड। अब देखो कोण क्यू एन आर ये भी है, कोण क्यू एन आर ये भी है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। क्या समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 में क्या हुआ, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 -a बराबर होगा 180 -R1 प्लस R2 के। ठीक, तो यहां से 180 से 180 कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर आएगा R1 प्लस R2। ठीक, अब क्या, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में देखो यहां पर बता देते हैं,
अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है वो डेल्टा एम के बराबर होगा, कामा I1 बराबर होगा I2 जिसको हम I मान लें, R1 बराबर होगा R2 के जिसे हम R समझ लें। तो क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा R प्लस R। A बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R। तो A बराबर क्या हो जाएगा 2R। तो A बटे 2 बराबर R। ये R की वैल्यू हो गई। ठीक, इसके बाद इसको लेकर के आओ डेल्टा M। डेल्टा जो बराबर होगा वो डेल्टा M के बराबर हो जाएगा। देखो ये वाली बात यहीं पर नीचे ही इसके कर लो। क्या, अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक वो वाली लाइन आप लिख लोगे और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, A बराबर R प्लस R, मतलब A बराबर 2R। तो A बाई 2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। A बाई 2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसके बाद में जो डेल्टा M, डेल्टा की वाली समीकरण नंबर 1 है, इसको उठाएंगे तो डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा M हो गया बराबर I1 भी I, I2 भी I माइनस R1 प्लस R2, R प्लस R हो जाएगा। तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R। तो डेल्टा M बराबर 2I और 2R की वैल्यू कितनी है, 2R जो है वो A के बराबर है, 2R A के बराबर है तो माइनस A हो जाएगा। तो डेल्टा M ये इधर आया प्लस A हो गया बराबर क्या बचा 2I। तो डेल्टा M प्लस A, ये 2 कहाँ आया, अपान में आया, अपान 2 बराबर I। ठीक, ये क्या हो गया, I की वैल्यू हो गई। ये R की वैल्यू और ये I की वैल्यू कहां रख दें, स्नेल के नियम से। कहां पर, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहलाता है, n बराबर साइन I अपान साइन R, ये स्नेल का नियम कहलाता है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, n बराबर साइन I की जगह पर I की वैल्यू डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपान साइन R और R साइन R है, R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू है A बाई 2, R की वैल्यू हो गई A बाई 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 4 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में हमने क्या लिया, पहले स्टेप में ये ऊपर वाला त्रिभुज लिया, दूसरे स्टेप में ये पूरा चतुर्भुज लिया और तीसरे स्टेप में ये नीचे वाला त्रिभुज लिया। ये कहीं किसी भी क्रम में लो, इस प्रकार से छोटा सा एक डेरिवेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और 12th में ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। और ये इसका अपवर्तनांक का सूत्र भी याद रखना, n बराबर साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपान साइन A बाई 2। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का ये सूत्र होता है। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लो। क्या किया, पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया और इसमें क्या लगाया, बहिष्कोण डेल्टा जो है वो इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। किसके, ये जो हमने मिटा दिए, ये वाला त्रिभुज लिया, ये कोण और ये कोण के बराबर हो, तो इसका नाम TQR और इसका नाम RTRQ, TQR और RTQ। ठीक, TQR और TRQ के बराबर होगा। फिर क्या किया, जब ये कोण पता नहीं था तो हमने पूरा लिखा, पूरे से R1 घटाया, ये पता नहीं था तो पूरा लिखा, पूरे से R2 घटा दिया। ठीक, फिर हमने क्या, एकांतर कोण प्रमेय लगा दी। अगर ये I1 तो ये टोटल इतना I1 हो जाएगा, ये I2 तो ये टोटल I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 और
यहाँ पर I2 वैल्यू पुट कर दी, I1 साथ साथ लिख लिया, माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2 लिख लिया। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। दो कोण 90, एक ये 90 मिलेगा, ये 90 क्योंकि अभिलंब से बन रहा है, तो दो 90 हो गए। ऊपर वाला ए होता ही है। उसके बाद में ये नीचे वाला पता नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ लिया, बराबर 360 सॉल्व कर लिया। ये आ गया हमारा ए 180 माइनस ए बराबर 360। फिर उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज लगा दिया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तीनों का योग 180 दिखाया, नीचे वाला पता नहीं, ये R1 वो R2 बराबर 180, तो इसको छोड़ दिया, R1 R2 उधर ले गए, सॉल्व कर लिया। ये समीकरण बना ली, ये बराबर हो गए, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से हमने ए बराबर R1 प्लस R2 निकाल दिया। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या लिखेंगे, या न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यहीं पर लाइन लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में। न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा, जो डेल्टा होगा वो बराबर होगा डेल्टा एम के, और I1 बराबर होगा I2 के, जिसको I बराबर लिख लिया जाएगा, R1 बराबर होगा R2 के, जिसे हमने R से लिखा। ठीक, R से लिखा, और तो ये समीकरण A बराबर हो गई R1 की जगह R, R2 की जगह R, A बराबर R2R हो गया, तो 2 कहां गया, बटे में गया, तो R बराबर A बटे 2 हो गया। फिर इस समीकरण को उठाया, यह समीकरण जो थी, डेल्टा को लिखा डेल्टा 1, I1 को I लिखा, I2 को I लिखा, और माइनस R1 को R और R2 को R जोड़ लिया, 2I 2R हो गया। 2I ऐसे रहा, 2R था A के बराबर, तो 2R की जगह A लिख दिया। ठीक, और इसको पक्षांतर कर दिया, हमारा ये I आ गया। फिर क्या लगा दिया, स्नेल का नियम, n बराबर साइन I अपान साइन R। I की वैल्यू वो रही, यहाँ पे पुट कर दी, R की वैल्यू ये रही, यहाँ पर लगा दी, सूत्र बन गया n बराबर साइन डेल्टा m प्लस A बाई 2 अपान साइन A बाई 2। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे के लेक्चर में हम बाकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, सी यू सून।